सबसे बड़ा जो बदलाव कहीं भी लाना है तो लोगों में लाने की ज़रूरत है। लोग चाहेंगे, अपने आप सारे बदलाव हो जाएंगे। कि लीडर वो है जो अपने आप को उससे मुक्त कर ले और वो काम इतना ठोस और अस्थायी हो कि उसके रहने नहीं रहने का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सामने एक विज़न होना चाहिए, जिसे हमने देश के लिए बनाया कि विकसित भारत 2047 में ऐसा होगा। वैसे ही अगर हम अपने अपने लिए विज़न बनाएं तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, जो हमारा परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी और पूरे समाज की लाइफ अच्छी होगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत। अच्छे लोग। इस पूरी जर्नी में और इस पूरी यात्रा में आपके अंदर के लीडर को कैसे निकाला, उकेरा, डिजाइन किया और उसको डिफाइन किया? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इसके एक प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, जो अभी आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। मैं छोटे शहर का रहने वाला हूं, तो इसलिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में वहां पढ़ना एक बड़ा इवेंट था, एक बड़ी घटना थी वो। और किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, आपको हम देता है, क्योंकि वहाँ एक से एक ब्राइट बच्चे बहुत सारे थे वहाँ पे। तो उनसे सीखते सीखते सबसे कुछ बहुत सारी अच्छी बातें सीखी और वो सब इकट्ठा होते गई। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, बम्बई में। वहाँ मैंने कुछ दिन नौकरी भी की। उसी समय मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मध्य प्रदेश राज्य मुझे आवंटित हुआ सर्विस में। और फिर मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मुझे 31 साल से मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। और एक राज्य जो किसी जर्नलिस्ट या किसी इकोनॉमिस्ट ने बीमारू स्टेट्स करके कॉइन किया था 80 के डिकेड में, ये वो राज्य थे जो थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहे थे, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ऐसे 3-4 राज्यों के फर्स्ट अक्षरों को मिला के बीमारू बना दिया था किसी ने। तो मुझे ये बताने में खुशी है कि आप नीति आयोग की किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश फिस्कल मैनेजमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के पैरामीटर पे, ओवरऑल ग्रोथ रेट पे और रियल ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट होता है अर्थशास्त्र में, इन सब पैरामीटर में बेस्ट 3 या बेस्ट 5 में है, कहीं कहीं पर नंबर 1 भी है। और इसका श्रेय वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे राज्य में 31 साल से काम कर रहा हूँ जहाँ के लोग बहुत ही उत्साह के साथ बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने हमेशा कहा है कि लीडरशिप इज नॉट अ पावर ओनली, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस 3 दशक के प्रशासनिक करियर में क्या कोई ऐसा मौका आपको याद आता है जब आपको पब्लिक पॉलिसी और जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं लोगों की, उसके बीच में कोई असमंजस रहा हो और आपने उसको बड़ी ही स्मार्टली उसको टैकल किया हो और उस समय जो आपकी ट्रू लीडरशिप है वो उभर कर सामने आई है? देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 1998 में, 1998 में मैं नीमच नाम की जगह में काम कर रहा था। नीमच जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास है और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी का बिल्कुल कॉर्नर का, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उस समय वो सब डिवीज़न था। तो जो लोग राजस्थान को जानते होंगे, एक लोकल ट्राइब होती है जो घूमती रहती है, उनको गाड़ुलिये लुहार कहते हैं। उनके पास एक बहुत लंबी सी बड़े टायर वाली एक बैलगाड़ी होती है, वही उनका घर होता है और वो लोहा पीटने का काम करते हैं और उस तरह का वो रोजगार करते चलते हैं। ऐसे करीब 50-55 लोगों का परिवार था। वो नीमच के आउटस्कर्ट्स पे रहते थे, रोड के किनारे, वहीं उसी में कपड़े उपड़े से ढक के, प्लास्टिक से ढक के रहते थे और काम करते थे। तो जब मेरी नौकरी नई नई थी, 1-1.5 साल की मेरा अनुभव था, मैंने उनसे बातचीत की कि ऐसे क्यों रहते हो आप लोग। तो वो बोले, हम सब ऐसे ही रहते आ रहे हैं पीढ़ियों से, और हमें तो बड़ी बड़ी सरकारों ने, मतलब उन्होंने कुछ नाम भी लिए कि इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, और ये घोषणा, वो घोषणा, और हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने उसको एक मन में सोचा कि ये एक बार बदलाव ला के देखना चाहिए, कुछ कोशिश करना चाहिए। तो रेड क्रॉस के माध्यम से और कुछ लोकल यूथ को जोड़कर मैंने उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 6 महीने के अंदर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया, जिन्होंने मुझे फर्स्ट डे चैलेंज किया था कि हमें आज तक बड़ी बड़ी, मतलब उनके शब्द थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं समझा पाए, तो आप कैसे समझा लेंगे हमें। आज नीमच में 25 साल हो गए, लगभग 26 साल, उनके बढ़िया गांव हैं, सारे बच्चे उनके पढ़े हैं, साक्षरता 100% है और सब किसी किसी छोटे मोटे रोजगार में लग गए हैं। ऐसे ही अब एक इसका एक अर्बन काउंटर पार्ट है कि भोपाल में एक मॉल है, उसका नाम है डीबी मॉल। ये सेंट्रल इंडिया के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल में से गिना जाता है, शहरी अर्थव्यवस्था का सिंबल होता है ये। वो जिस जगह बना है उसके साथ में एक भोपाल हाट बना हुआ है, जो दिल्ली हाट के जैसा ही, वहाँ पे बहुत सारे फेयर लगते रहते हैं। ये दोनों मिलाकर के 7-8 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ ज़मीन रही होगी। 500 झुग्गियाँ थी।
तो 2 सालों से जब मैं भोपाल कलेक्टर था, मुझे मौका मिला 2004, 5, 6 भोपाल कलेक्टर के रूप में काम करने का। तो वहाँ के झुग्गी वालों से के साथ डिस्प्यूट चल रहा था गवर्नमेंट का, और वो खाली करने को तैयार नहीं थे। हाउसिंग बोर्ड उसको कुछ वहाँ कमर्शियल डेवलप करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही प्राइम लैंड थी चौराहे के बीच में। मज़े की बात है कि उनको ज़मीन भी वैकल्पिक दिया जा रहा था, बढ़िया प्लॉट काट के, पानी की लाइन डाल के, सड़क डाल के, पर वो तैयार नहीं थे। कुछ महीनों के इंटरेक्शन के बाद ये स्थिति आ गई कि जब उनको कुछ लोकल दूसरे कुछ कार्यकर्ता या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उनको भड़काने के लिए गए, उन लोगों को झुग्गी वालों ने हाथ जोड़ के लौटा दिया कि आप जाइए, हमारी बात हो गई कलेक्टर साहब से, हम लोग तो शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारा जीवन वहाँ बेहतर होगा। तो उसमें भी हमने जो उनकी यूथ, जो युवा पीढ़ी थी उनके घरों की, झुग्गियों की, उनको कन्विंस किया, और बिना एक होमगार्ड लगाए, एक डंडा लगाए, बिना डांटे, बिना किसी को कुछ कहे, सब लोगों ने पूरा एरिया खाली किया। हमने उनको बढ़िया रिहेबिलिटेशन किया, और आज वहाँ पर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल और बहुत बड़ा भोपाल हाट वहाँ पे उपस्थित है। तो डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कंपैशन, ह्यूमन एलिमेंट, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। उनसे मिल करके ही आप डिसीजन ले सकते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी मशीनी मूवमेंट की तरह है कि हमने इसको पुश किया तो ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और इसको धीरे धीरे इसको रिफाइन किया जाता है। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी इन 2 बड़ी उपलब्धियों के लिए जोरदार तालियां। और चूंकि बात हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया की हो रही है, इस पूरी जर्नी में मध्य प्रदेश को आपने, चूंकि आप इस कहानी के लेखक रहे हैं और श्रोता भी रहे हैं और दर्शक भी रहे हैं, एक कौन सा सबसे बड़ा चेंज आप देखते हैं? क्योंकि आपने स्वयं कहा कि एक वक्त था जब उसे बीमारू स्टेट का तमगा दिया गया था, और आज प्रधानमंत्री खुद हर मंच से ये कहते हैं कि अगर इंडिया के 5 बड़े फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक स्टेट हैं तो उसमें मध्य प्रदेश एक है। तो ऐसा सबसे बड़ा चेंज जो आपको लगता है, जो अपने आप में एक मिरेकल से कम नहीं रहा पिछली इस यात्रा में? देखिए, किसी भी सिटी, किसी भी ज़िले या स्टेट या कम्युनिटी के लिए उनके अंदर बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो मध्य प्रदेश में जो मैं देख रहा हूँ पिछले 30-31 सालों में, इस देश के जो आदिवासी समाज है उसकी सबसे बड़ी जनसंख्या एमपी में रहती है। वो है करीब 2.25 करोड़। हमारे 8 करोड़ की आबादी में, 8.25 करोड़ की आबादी में 2.25 करोड़ आदिवासी भाई बहन रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वो करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पंजाब और हरियाणा की टोटल एरिया को मिला दें उससे भी अधिक है। बिहार झारखंड के टोटल एरिया को मिला दें लगभग उसके बराबर है। इतना बड़ा हमारा फॉरेस्ट एरिया है। मध्य प्रदेश जो है वो इस देश के बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है। वहाँ के लोगों की अच्छी बात यह है कि वे लोग काफ़ी ओपन हैं, उनके अंदर एक उत्साह है, एक जोश है आगे बढ़ने का। और वहाँ पे लगातार जो बात होती है कि हम फलाने चीज़ में महाराष्ट्र के बराबर कैसे हो सकते हैं, फलाने चीज़ में गुजरात के बराबर कैसे हो सकते हैं, फलाने चीज़ में हम कर्नाटक के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के मापदंड वहाँ की बैठकों में हम लोग चर्चा करते हैं। वहाँ के छोटे छोटे शहर, मैं एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूँगा। ऐसे शहर जिनका बजट यूपी, बिहार, अन्य किसी भी राज्य, आंध्र प्रदेश, उनके शहरों के समान आकार के शहरों का 1/4 होगा, वो शहर सफाई की रैंकिंग में, जो भारत सरकार रैंकिंग जारी करती है, उससे ऊपर स्थान पर है। क्या मतलब हुआ इसका? जिन शहर जैसे देवास, खरगोन, सतना, सागर, छोटे छोटे शहर हैं, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की आबादी है, और ये अपने समान साइज़ के शहरों से कम बजट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सफाई का मापदंड इतना ऊपर है, अनुशासन इतना बेहतर है कि सफाई की रैंकिंग में ये बहुत बड़े बड़े शहरों से काफ़ी आगे हैं। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो बदलाव कहीं भी लाना है तो लोगों में लाने की ज़रूरत है। लोग चाहेंगे, अपने आप सारे बदलाव हो जाएंगे। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, सहभागिता लोगों की, वो सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे मजबूत कड़ी है। दिस इज वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ समझना चाहूँ कि इस इतनी बड़ी बदलाव के पीछे वो कौन सी सोच, वो कौन सी लीडरशिप अप्रोच और किन बड़े फैसलों ने इसे संभव बनाया, क्योंकि पार्टिसिपेशन के लिए एक विजनरी लीडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो अब आपने इंदौर का नाम लिया तो मैं उसके भी बारे में बताता हूँ। मैं इंदौर का म्यूनिसिपल कमिश्नर था 3.5 साल। 2001 की बात है, हम लोग की मीटिंग चल रही थी, महापौर जी थे, अन्य लोग भी थे शहर के,
ये हुआ कि वहाँ का जो राजवाड़ा और सराफा है ये हमेशा गंदा रहता है। कारण क्या थे? तो 4-5 कारण निकल के आए। पहला कि इतनी भीड़ है कि वहाँ सफाई नहीं हो सकती, एक एक इंच भरा हुआ है मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, साइकिल से, कार से। दूसरा, वहाँ का मार्केट इतना बिजी है और सफल मार्केट है कि पैकिंग मटेरियल बहुत मात्रा में रोज़ पैदा होता है, तो आप साफ़ करो 1 घंटे में फिर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक अच्छे मैनेजमेंट स्टूडेंट की तरह डिस्कशन करके सारे पॉइंट हम लोगों ने निकाले। कुछ महीने लगे, हर पॉइंट को एड्रेस किया, फिर भी पूरा सुधार नहीं हुआ, तो हम लोगों ने रात की सफाई शुरू की। इंदौर पहला बड़ा शहर था जिसने आधी रात को सफाई शुरू की। 2001 की बात है ये। अंदर ऐसा कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आज इंडिया के बहुत सारे शहर कर रहे हैं, और जब शुरू की तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता, कौन करेगा, रात तो सोने के लिए बनी है, सफाई कौन करेगा रात में। लेकिन धीरे 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 वही सफाई कर्मचारी, वही दरोगा, वही हमारे जोनल ऑफिसर, वही पार्षद, वही सब अधिकारी, और कुछ महीने लगे, रात को सफाई होती थी। सुबह जब लोग आते थे बाज़ार में तो पूरा बाज़ार चकाचक मिलता था। तुरंत उसको गंदा ना हो, फिर इसके इंतज़ाम किए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के किए। जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ तो हमारे दर्जनों शहर मध्य प्रदेश के पहले से एक तरह से तैयार थे। जैसे दौड़ करनी हो तो किसी ने जूता बांध रखा था, किसी ने ट्रैक सूट पहन रखा था। जब बाकी लोग जब तक जूता ढूंढने निकले तो हमारे शहर दौड़ने लगे थे। तो इसीलिए हम लोग रैंकिंग में कम मेहनत से हमारे शहर बहुत बड़ी संख्या में इसमें आते हैं। तो आपकी बात का उसमें उत्तर नहीं था कि ये था कि उन लोगों को जोड़ना, इशू को समझना, उसको एनालाइज करना, और सबके सजेशन इकट्ठा करना, उसको फिर निचोड़ निकालना, और उस पर धीरे धीरे अमल करना। इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको लगता है बाकी स्टेट्स को भी एमपी से लर्न करनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें तो प्रकृति ने दी है। जैसा मैंने कहा, हमारा लैंड मास काफ़ी बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो हमारे पास उद्योग धंधों के लिए और सभी प्रकार के कार्यों के लिए काफ़ी ज़मीन है। तो प्रकृति ने जो दिया, नेचर ने जो हमें दिया, वो हमारे पास पहले से है। दूसरा है मैन पावर और लोग। पावर में हम लोग शॉर्टेज में थे। एक समय था जब बिजली कटौती होती थी, तो ये बात हुई लीडरशिप के लेवल पे, मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बातचीत हुई कि हम पावर सरप्लस या पावर क्यों नहीं दे सकते। तो फिर हम लोगों ने उसमें पता किया कि सबसे अच्छी पावर स्थिति कहाँ की है। 2008-9 की बात कर रहा हूँ, 9-10 की। तो गुजरात के बारे में ओपिनियन बना कि वहाँ की पावर सप्लाई अच्छी है। तो हम लोग गुजरात खुद गए, अपनी टीम को भेजा, कंसल्टेंट लगाए, सारे इंग्रेडिएंट उसके ढूंढे ढांढे, और फिर 2014 के आसपास हम लोग ने ये कर दिया कि बिजली कहीं कटेगी तो उसकी समीक्षा होगी, आने के बाद रहने की बात नहीं होगी। तो एक जंप में हम लोगों ने 2014 में शुरू किया। 1-1.5 साल 2 साल थोड़े हिकअप्स आए। 17 में मैं चेयरमैन था सारे बिजली कंपनियों का। हम लोगों ने रीवा में टेंडर किया 750 मेगावाट का। उसके पहले पूरे भारत में बिजली की दरें, सोलर बिजली की दरें 5.5-6 रुपये की हुआ करती थी। रीवा के स्टैंडर्ड में 2 रुपये 97 पैसे पे 250 मेगावाट, 2 रुपये 98 पैसे पे 250 मेगावाट, और 2 रुपये 99 पैसे पे 250 मेगावाट। 3 कंपनियों ने 3 रुपये के अंदर इतना बड़ा बैरियर ब्रेक किया हमने कि 5.5 और 6 वाली बिजली को 5 के नीचे, 4 के नीचे, 3 के नीचे लेकर हम लोग आए। क्योंकि हमने पूछा सेक्टर बिजली वालों से, सोलर के जो बड़े एक्सपर्ट्स थे, कि आप लोग इतना रेट क्यों कोट करते हैं, क्या ऐसे कंपोनेंट हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हमें लैंड, हमें नहीं पता कहाँ मिलेगी, तो अगर हम लैंड बता दें तो बोले साहब 30-40 पैसे भी रेट कम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई किया। ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसको पावर इवैक्यूएशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो कैसे होगा। तो वो अगर सर्टेन हो जाए, सब तय हो जाए, तो उनकी अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, तो उसके 30-40 पैसे कम हो जाएंगे। तो ऐसे 4-5 कंपोनेंट ठीक करने से 1.5 रुपये की कमी हो रही थी। उसके बाद था भरोसा दिलाना कि पेमेंट टाइम पर मिलेगा आपको। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब लगाए, उनको गारंटी की, उससे कम हो गए रेट हमारे। फिर हमने पूरे पावर अगले 25 साल की उनको बेचने के एग्रीमेंट करा दिए। बाय द वे, दिल्ली मेट्रो को 100 मेगावाट का एग्रीमेंट मेरा ही साइन किया हुआ है, जो 2017 से हम उनको दे रहे हैं, 18 से। और दिल्ली मेट्रो अपने ऐड में जो बताती है कि हम ग्रीन पावर से चलते हैं, वो ये हमारा मध्य प्रदेश भेजता है उनको। तो वो सारे एग्रीमेंट मेरे कलम के, मेरे हस्ताक्षर के साइन किए हुए हैं सारे। तो इस तरह से हमने पावर की इशू को रिजॉल्व कर लिया। पिछले 5-6 साल से हम लोग बिना किसी चिंता के 100% पावर सरप्लस स्टेट हैं। बहुत सारे राज्यों को पावर बेचते हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोगों ने जो दूसरे और सेक्टर थे, अर्बनाइजेशन, उसको हमने एड्रेस किया कि छोटे शहर भी अच्छे हो सकते हैं।
एक जनरल अपने देश में मान्यता है कि अगर आपको कोई भी नागरिक सुविधा चाहिए तो आपको बड़े शहर लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, बम्बई जाना पड़ेगा। इसको हम निरंतर इस पे मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि हर जिला मुख्यालय इतना रहने लायक हो कि आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सोशल सुविधाएं, ये सारी हम लोग बना रहे हैं। अच्छी लाइब्रेरी, सब पे खूब काम चल रहा है। पर मध्य प्रदेश में ये लगातार प्रयास है। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी मैं जो बात कह रहा हूँ ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। मेरा या मिशन मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने ये सब कर दिया इसलिए हो गया। वहाँ के लोगों ने किया इसलिए हुआ। और आगे भी जो बदलाव आएगा वहाँ के लोग करेंगे। तो सफलता ये होती है, चूँकि लीडरशिप का समिट है, ये लीडरशिप पे बात हो रही है, कि लीडर वो है जो अपने आप को उससे मुक्त कर ले और वो काम इतना ठोस और अस्थायी हो कि उसके रहने नहीं रहने का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, आपने एनर्जी, अर्बन रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है। यहाँ हम समझना चाहेंगे इनमें से किस में पॉलिसी इनिशिएटिव को आप गवर्नेंस फॉर ग्रोथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं? देखिए, बिजनेस के बारे में जो अभी अनुभव है हम लोगों का, कि हमारे यहाँ हमने ट्रेडिंग से शुरुआत की, तो ट्रेडिंग के लोग ही धीरे धीरे उद्योगपति बने, बिजनेस करते रहे। और तो जो कंसर्न सुबह भी रेज हुआ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि रिसर्च पे कम काम हुआ है, बिल्कुल सहमत है हम लोग। इनोवेशन पे भी बहुत कम काम हुआ है और रिस्क की हमारी एपेटाइट कम है थोड़ी सी। ये सब चैलेंजेज हैं, लगभग सब लोग जानते हैं। चैलेंज ये है कि इनसे हम बाहर कैसे निकलें, इसको सॉल्व कैसे करें, ये हमारे लिए चैलेंज है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि लोग रिस्क लेने को तैयार हों, इनोवेशन के लिए मेहनत करें, इन्वेस्ट करें और आगे बढ़ें। तो हमने भी अपने स्टेट में ये कोशिश की है कि आपको बिज़नेस करना, उद्योग चलाना, फैक्ट्री लगाना, कोई भी नया काम करना बहुत ही आसान हो। अधिक से अधिक अनुमतियां जो हैं वो डीम्ड हैं या ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन किया, सिस्टम से ही जनरेट हो गया, आप काम शुरू कर सकते हैं। तो स्टेट के जितने भी परमिशन हैं वो सब के सब हम लोगों ने कोशिश की है कि एक दिन में क्या क्या हो सकता है उसकी लिस्ट है, 7 दिन में क्या क्या हो सकता है उसकी लिस्ट है, 30 दिन में क्या हो सकता है। ऐसा कोई परमिशन नहीं है, एक दो सेंट्रल एक्ट को छोड़ करके, जो 30 दिन से अधिक समय लगता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो इकोसिस्टम को बेहतर बनाया, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है आजकल। और काफ़ी ये भारत सरकार इस पर बहुत मेहनत कर रही है कि हम बिज़नेस को, जो एक पुरानी सोच थी, थोड़ी समाजवादी सोच रही होगी उसमें, कि बिज़नेस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसकी जगह पे बिज़नेस को सपोर्ट, फैसिलिटेट, प्रमोट करने की ज़रूरत है। और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे सपोर्ट से कैसे यूथ जुड़ें, नए लोग आएँ, जिन्होंने पहले, जिनके फादर या फोर फादर ने, बाप दादाओं ने बिज़नेस नहीं किया है, वो लोग बिज़नेस में आए। सर, पब्लिक पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा सफ़र है वो निश्चित रूप से बहुत लंबा होता है, कई बार कठिन होता है, दुरूह होता है। ऐसे में लीडरशिप की वो कौन सी क्वालिटी है जो इस पूरे प्रोसेस को ज़्यादा सरल, आसान और सफल बना सकती है? किसी भी लीडर के लिए ये अगेन एक जेनरिक बात है, अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुनेगा नहीं तो उसको इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी नहीं। तो बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं वो सुनना बंद कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी लेवल पे हो। बल्कि मैनेजमेंट में जितना आप ऊपर जाते हैं आपको उतना अच्छा सुनने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि आपके पास सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, फीडबैक ये सब मिल सके। और जितना आप अच्छा सुनेंगे, एनालाइज करेंगे, वही इनपुट बनेगा आपके बेहतर डिसीजन मेकिंग में। तो जितना अच्छा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप एक वो जो सोख्ता कागज़ हुआ करता था वैसा बनेंगे, उतना अच्छा आप आगे रिजल्ट दे पाएंगे। आज पूरी दुनिया में इंडिया को लेकर ऑप्टिमिज्म जो है वो थोड़ा बढ़ा है। वर्ल्ड बैंक की या आईएमएफ की हम रिपोर्ट देखें, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। बहुत सारे पॉजिटिव जो है आउटकम हम देख रहे हैं और वर्ल्ड वाइड रिएक्शंस भी देख रहे हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आजकल कैसी है, खासकर अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है वो हर जगह उसका हथौड़ा चल रहा है। लेकिन इंडिया उसमें अपनी लीडरशिप के साथ कैसे बाहर निकल रहा है। सर, ऐसे वक्त में अगर मैं, चूँकि भारत जो है वो 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा है, इन वैश्विक चुनौतियों के बीच इंडिया एज ए लीडर, और न सिर्फ लीडर, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को जिस तरीके से इस्टेब्लिश कर रहा है, जो हर्डल्स हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे पार कर रहा है, या और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जाने की ज़रूरत है? क्या रास्ता हम तय कर चुके हैं या जर्नी अभी लंबी है? मैं आपसे समझना चाहूँगी।
अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में या कुछ 2-3 सालों में कंसिस्टेंटली हम लोग हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहे हैं, पर उसका एक कारण फिर उसके विरोधी में ये कहा जाता है कि हमारा बेस थोड़ा छोटा है। तो ये सच है, जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स समझते हैं कि जितना बेस छोटा होगा उतना ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। ये इस तरह की बात है कि एग्ज़ाम में किसी बच्चे के अगर 90 नंबर आए हैं, किसी के 60 नंबर आए हैं, तो 60 वाले को 70 पहुंचना आसान है, 90 वाले को 95 पहुंचने में कठिनाई होगी। तो परसेंटेज और ग्रोथ वगैरह को समझने के लिए बेस लाइन को समझना ज़रूरी होता है। ये होते हुए भी हम लोग तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है, और इस ग्रोथ रेट को दुनिया की सभी संस्थाएं मान रही हैं, वॉच कर रही हैं। तो ज़रूरत यह है कि जो हमारे पास जो एडवांटेज है यूथ का, हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से आजकल काफ़ी लिखा जाता है, वो है यूथ का। कि हमारे यूथ जो हैं वो एस्पिरेशनल हैं, उनके बहुत सारे आकांक्षाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने देश के लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जो भी सीनियर मैनेजमेंट है किसी भी लेवल पे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, बिजनेस में, उनका ये दायित्व है, और सबसे बड़ा दायित्व है कि वो इसको प्रमोट करे, इसको सपोर्ट करे। तो अगर हम यूथ को सपोर्ट करते हैं, उनके पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो यूथ के पास ही रहती है। तो इसलिए जो सोसाइटीज़ एजिंग हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री हों, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान है, ये सब काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनके यहाँ ये रेशियो बिगड़ता जा रहा है। उनका एवरेज एज बहुत ज़्यादा है, वहाँ काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, वो इतने वरीड हैं, शायद हम बैठ के यहाँ अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे पास जो एडवांटेज है उसको हमको कैसे उसका हमको फ़ायदा मिले, और वो जो एनर्जी है हमारे, उसका लाभ हमारे सभी स्टेट्स को मिले और अपने कंट्री को मिले, तभी हम जो भी विश्वगुरु एक शॉर्टकट में हम कह देते हैं इस पूरे लक्ष्य को मिला करके कि हम विश्वरूप बन गए हैं या बन जाएंगे। मतलब ये है कि हम एक विकसित देश होंगे, हम एक सक्षम देश होंगे, हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होगी, लोग हमारे एजुकेटेड होंगे, स्वस्थ होंगे, बीमारियां कम होंगी, तो फिर हम नॉलेज के और उसके हम पहले से भी हम मजबूत रहे हैं, और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका नाम बाय द वे अब दुनिया के हर देश में लोग जानने लगे हैं कि आईआईटी नाम की चीज़ होती है और आईआईएम नाम की चीज़ होती है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जो साथ के कुछ लोग बड़े न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो बेस्ड हैं, वो सब यूनानिमिटी उनमें है इस बात को लेकर कि आईआईटी का नाम तो अब सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं मिलता जो कहता साहब मुझे नहीं पता है क्या होता है। तो ये ठीक है कि जो वहाँ रहते हैं उनमें जो बदलाव आया है, या उनमें देश के लिए लगाव है नहीं है, ये उनका पर्सनल चॉइस है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। मेरी ही आधी क्लास बाहर रहती है, मैं 92 का ग्रेजुएट हूँ, मेरे साथ के आधे लोग विदेश में रहते हैं, उनकी चॉइस है, कितने लोग खुश हैं नहीं हैं वो सब इशू, पर्सनल इशू हैं। लेकिन अभी जो यूथ है ये नए सिरे से देश को ग्रोथ के नए ट्रेजेक्ट्री पे लेके जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं होते हुए, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हमारा जो दायित्व है उसको हम अच्छे से निभाएं, ये हमारे लिए चैलेंज है। सर, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी वो 3 बड़ी सीख, वो 3 बड़ी बातें जो आप इन फ्यूचर लीडर्स को आज इस मंच के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से देना चाहेंगे, प्लीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सामने एक विज़न होना चाहिए, जैसे हमने देश के लिए बनाया कि विकसित भारत 2047 में ऐसा होगा, वैसे ही अगर हम अपने अपने लिए विज़न बनाएं तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, जो हमारा परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, और पूरे समाज की लाइफ अच्छी होगी। तो पहली मेरी प्रायोरिटी है, पहला सुझाव है कि हमारा एक अच्छा विज़न होना चाहिए। दूसरा ये है कि मेहनत करने से ना घबराएं। मैं कोई घंटे वंटे अटैच नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन मेहनत करने से नहीं डरें, क्योंकि हार्ड वर्क पेज, और वो हमेशा काम आता है, जीवन भर काम आता है, और स्पेशली यंग एज में जो आप हार्ड वर्क करते हैं वो आगे बहुत काम आता है। तो विज़न रखें, हार्ड वर्क रखें, और तीसरा बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो। एक बहुत पुरानी बात, हम लोग जब कॉलेज में थे तो ये बात होती थी कि बदमाश लोग जल्दी गैंग बना लेते हैं, अच्छे लोग गैंग नहीं बना पाते हैं। इस धारणा को तोड़ने की ज़रूरत है कि अच्छे लोग भी गैंग बना सकते हैं, नेक्सस ऑफ गुड, और उस पर सब लोग काम करना शुरू करें कि अच्छे लोग जो अच्छे मनसा से, अच्छे गोल से चल रहे हैं, वो एक ग्रुप बनाएं और उसमें अच्छी चीज़ों को इस्टेब्लिश करें हम। तो ये दो, इनमें थोड़ा मतलब नेटवर्किंग कह लें उसको या संगठन कह लें उसको, उससे एकजुट होने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़रूरी एक चीज़, पॉलिसी मेकिंग में सबसे ज़रूरी है एक लार्जर पिक्चर होना, एक विज़न होना। हमको दिखना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जैसे आपने देखा होगा, हम यहाँ से
पास में नोएडा भी जाना होगा तो हम 4 से चौराहे क्रॉस करते हैं। हमारे पास हर चौराहे पे ऑप्शन होते हैं दाएं बाएं मुड़ जाने का, कई बार हम मुड़ते भी हैं, लेकिन एंड में हमें पता है कि हमें नोएडा सेक्टर 18 जाना है। वहीं है सर आपका ऑफिस? 16 में है। अच्छा, ओके। तो जी जी, तो हमें लार्जर गोल पता होना चाहिए। ठीक है, ये शायद पर्सनल भी हो सकता है, आपकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन। कुछ पर्सनल ट्रेट्स और पर्सनल चीज़ों पे मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बचपन में बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद मैं प्रेरणा लेता हूँ इस देश के लोगों से। क्या बात है। सब विकसित भारत 2047 कितने गर्व से हम लोग कहते हैं ना, लेकिन इससे एक शब्द को बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे। इसको सुन के एक पहला विचार जो आपके मन में आता है? विकसित भारत जब हम 2047 की बात करते हैं तो मेरे मन में 2 बातें आती हैं कि हमारा हर नागरिक शिक्षित हो और सशक्त हो, मजबूत हो, हर नागरिक। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत? अच्छे लोग। बिल्कुल। एक हैबिट जो हर लीडर में होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है गुड लिसनर, लीडर शुड बी अ गुड लिसनर। और इन द लास्ट आपका सक्सेस मंत्रा? सक्सेस मंत्रा है कि नहीं पता, पर नहीं, वो तो हम डिसाइड करेंगे। जो भी मंत्रा है वो डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया, आपने बहुत प्यार से सुना, सम्मान दिया, बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। वी आर प्रिविलेज्ड सर, थैंक यू।